चैप्टर आपका अनुक्रम एवं श्रेणी, जिसके अंतर्गत टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी। इससे पहले समांतर श्रेणी वाला टॉपिक हो चुका है, उसके सारे क्वेश्चन भी समझ में आ गए तुम्हारे में। अब चैप्टर स्टार्ट होने जा, चैप्टर वही है, उसके अंतर्गत टॉपिक बदल गया है। टॉपिक क्या है? जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले ये जान लें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, अर्थात गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है? एक ऐसा अनुक्रम जिसके क्रमागत पदों में समान अनुपात पाया जाए, अर्थात कोई अचर अनुपात हो, तब उस अनुक्रम के संगत जो सीरीज फाइंड होती है वो सीरीज क्या कहलाती है? जीपी, अर्थात गुणोत्तर श्रेणी प्रोग्रेशन कहलाती है। वो अचर अनुपात क्या कहलाता है? उस सीरीज श्रेणी का सार्व अनुपात, अर्थात कॉमन रेशियो कहलाता है। तो इसका मानक रूप क्या होता है? प्रथम पद क्या मानेंगे? ए। तो ये तो इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई। क्या थी डेफिनेशन? अनुक्रम के संगत सीरीज, सीरीज क्या बन जाएगी? गुणोत्तर श्रेणी प्रोग्रेशन बन जाएगी। कब बनेगी? जब क्रमागत पदों में एक निश्चित अनुपात होगा। अनुपात कैसे फाइंड करते हैं? पहले पद का दूसरे में, दूसरे पद का तीसरे में, यानी पिछले पद का अगले पद में क्या लगाएंगे? भाग। तो भाग से समान संख्या प्राप्त होगी, अर्थात किसी पद में किसी समान राशि का गुणा करते हुए आगे बढ़ेंगे तो वो राशि क्या कहलाएगी? सार्व अनुपात। तो इसका जो मानक रूप है वो ये हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका पहला पद ए है, तो दूसरा पद क्या आना चाहिए अनुक्रम का? जो निश्चित राशि है, कॉमन रेशियो, हमने क्या माना है उसे? आर। जबकि वहां पर सार्वंतर को क्या माना था? डी, डिफरेंस। यहाँ पर क्या है? रेशियो। तो क्या मानेंगे? आर। तो आर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्यों? आर का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तब दूसरे पद में पहले पद का भाग देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? आर टाइम्स। समझ गए ना? तो अगला पद क्या हो जाएगा? फिर एक और आर आएगा तो पावर बढ़ जाएगी, तो ये भी इससे आर टाइम्स डिवाइड होगा। क्लियर? वहां पर डी क्या करते थे? ऐड। यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगला पद क्या आना चाहिए बताओ? ए आर क्यू। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। एट लास्ट हम इसका एक व्यापक पद लिखेंगे। व्यापक पद कौन सा पद होता है? एनवां पद। तो क्या होगा? तो पता लगाए पहले पद के अंतर्गत आर की पावर कितनी है? गलत। पद संख्या से कनेक्ट करके बताएं। पद संख्या 1 तो पावर एक कम पद संख्या से, तो कितनी है फिर? 1 माइनस 1। दूसरे पद में कितनी है? 2 माइनस 1। तीसरे पद में आर की पावर, तो एनवें पद में अपने यहाँ पर निकल के आ जाएगी कि नहीं? तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो व्यापक पद क्या हो जाएगा? व्यापक पद कौन सा पद होता है? टर्म ऑफ एन। क्या हो जाना चाहिए? ए आर की पावर एन माइनस 1। ये इसका व्यापक पद हो जाएगा, एन वा पद। इससे हम कोई सा पद सीधा फाइंड कर पाएंगे। क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमें एन पदों का योगफल चाहिए। किससे रिप्रेजेंट किया है? सम ऑफ एन। इससे पहले हमने समांतर श्रेणी के लिए देखा था, अब किसके लिए देख रहे हैं? गुणोत्तर श्रेणी के लिए देख रहे हैं। तो देखिए क्या होना चाहिए? सभी पदों को योग में लिख दूं तो पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद, ऐसे एट लास्ट कोई एनवां पद है। इससे पहले भी कोई पद रहा होगा, उसकी पावर क्या रही होगी? एन माइनस 2। एट लास्ट आर की पावर एन माइनस 1। ये होना चाहिए योगफल। इसके लिए फॉर्मूला फाइंड करना चाहते हैं। अब हम क्या करें? दोनों ओर आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समीकरण का नियम है, दोनों ओर समान संख्या जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, अशून्य संख्या से भाग दे सकते हैं। तो हम आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा? आर सम ऑफ एन, ये हो जाएगा। इधर प्रत्येक पद में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई शुरू होगा तो ये क्या बन जाएगा? ए आर। यहाँ से लिखना शुरू कर दूं इसे, ए आर। फिर ये क्या बन जाएगा? ए आर स्क्वायर। ऐसे ही एक पावर बढ़ती जाएगी,
एट लास्ट यहाँ पर कौन सा पद आएगा, इससे पहले वाला, तब क्या बन जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस 2। ये पद इस पद के नीचे पहुंच जाएगा और ये हो जाएगा आर की पावर एन माइनस 1। यहां मल्टीप्लाई होगा, एक पावर और वृद्धि होगी, आर की पावर कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी, तो एक पद आगे निकल जाएगा, ए आर की पावर एन। दिखाई दे रहा है, ठीक है, ए आर की पावर एन। अब मैं प्राप्त करना चाहता हूं योगफल। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है मान लीजिए, ये आपका इक्वेशन सेकंड है। नाउ इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड या सेकंड माइनस फर्स्ट, कुछ भी कह सकते हैं। अब मैं फर्स्ट से सेकंड को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट, तब सम ऑफ एन कॉमन लोगे आप, क्या बचेगा आपके पास, 1 माइनस आर। आपने कॉमन क्या ले लिया, सम ऑफ एन। देखिए यहां से क्या बचेगा, ये नेगेटिव हो जाएंगे सब, लेफ्ट होते चले जाएंगे, सब लेफ्ट हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, अकेला, यहां पर ये नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस ए आर की पावर एन। इससे फाइंड करोगे आप क्या, सम ऑफ एन, ये कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो सम ऑफ एन इक्वल क्या फाइंड हुआ, ये कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ बचा 1 माइनस आर की पावर एन, ये डिवाइड में चला जाएगा 1 माइनस आर, तो डिवाइड बाई 1 माइनस आर। समझ में आ गया, ये गुणोत्तर श्रेणी के लिए एन पदों के योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला आ गया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर से आपने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, आर की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस नीचे से भी कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस आपस में लेफ्ट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, आर माइनस 1। एक ही बात है ना, लेकिन इसका प्रयोग कब करना चाहिए, जब आर का मान 1 से अधिक हो, क्योंकि 1 से बड़ी संख्या की घात बढ़ाने से उसका मान बढ़ जाता है। संख्यात्मक रूप में 1 से छोटी होगी संख्या, पॉइंट दशमलव वाली, डेसिमल नंबर वाली केवल, यानी उचित भिन्न कहें उसे, तो उसका मान तो कम हो जाएगा, 0.1 का होल स्क्वायर करोगे तो और कम हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, घात बढ़ाने से और कम हो जाता है। तो आर का मान जब आपका डेसिमल नंबर है, केवल उचित भिन्न है, तब तो आप इसका प्रयोग कर लो, क्यों, पॉजिटिव आ जाएगा ऑटोमेटिक। आर का मान 1 से बड़ा है तो इसका प्रयोग कर लो, अन्यथा है तो दोनों समान, अलग नहीं है, माइनस आएगा बाद में माइनस लेफ्ट कर दोगे, क्या दिक्कत है, माइनस ही तो आ जाएगा, बाद में लेफ्ट हो जाएगा, है तो दोनों एक ही, ठीक है, किसी भी रूप में याद रखो। तो ये एन पदों के योगफल के लिए फॉर्मूला प्राप्त हो गया। अब इसके बाद क्या चाहिए, केवल प्रोग्रेशन ही तो बदली है, सिस्टम थोड़ी ही बदला है, जो बातें वहां पर थी वही बातें यहाँ पर है। वहां पर सार्व अंतर था तो यहाँ पर सार्व अनुपात है, व्यापक पद वहां पर भी था, व्यापक पद यहाँ पर भी होगा। वहां पर व्यापक पद समांतर श्रेणी के लिए था तो ये गुणोत्तर श्रेणी के लिए हो गया। वहां एन पदों का योगफल का फॉर्मूला आया समांतर श्रेणी के लिए, तो यहाँ गुणोत्तर श्रेणी के लिए आ गया। समझ में आ गई बात पूरी। इसके बाद वहां समांतर माध्य हुआ करता था, या गुणोत्तर माध्य हुआ करेगा। तो एक गुणोत्तर श्रेणी में लिख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2 के बाद कोई भी ऐसी राशि चुनो जिसे इससे मल्टीप्लाई कराओ, अगला पद आएगा, फिर उसी राशि का मल्टीप्लाई करके अगला पद आएगा। कोई भी राशि ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, कोई भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने 2 लिया तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ऐसे चलेगा। ठीक है, अब इसके कुछ गुणधर्मों को जानते हैं, किन गुणधर्मों का पालन हो रहा है यहाँ पर। प्रथम और अंतिम पद को छोड़कर, क्यों कि ये किन्हीं 2 पदों के मध्य नहीं होते, समझ रहे हो। इसको देखिए, 4 को देखिए, 2 × 8 कितना हो गया, 16। इसका स्क्वायर करो, इसके स्क्वायर कितना हो गया, 4 × 16 64, इसका स्क्वायर करो। 8 × 32 256, इसका स्क्वायर करो। तो मतलब क्या निकला, गुणोत्तर श्रेणी, जिसे हम संक्षिप्त में क्या कहा करेंगे, अब तो आप बता सकते हो ना, समांतर श्रेणी की तरह। इसको संक्षिप्त में हम क्या कहेंगे, हिंदी में बोलो दूसरे, इंग्लिश में बोलो जीपी, ये कहा करेंगे, समझ गए ना। ये इसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पर गुणोत्तर माध्य, जो मध्य वाली
संख्या है, दो संख्याओं के बीच वाली संख्या है, उन दोनों का क्या कहला रही है? गुणोत्तर माध्य कहलाएगी। वहां पर क्या होता था? समांतर माध्य। तो दोनों के योगफल का आधा हुआ करती थी। यहाँ क्या है? दोनों के गुणनफल का वर्गमूल है, क्योंकि वर्ग करने से गुणनफल आ रहा है, तो दोनों के गुणनफल का वर्गमूल है। तो अर्थात दो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल क्या होता है? उन दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य होता है। क्लियर हो गई ये बात? तो प्रत्येक पद गुणोत्तर माध्य, प्रथम व अंतिम पद को छोड़कर गुणोत्तर माध्य हो जाएगा। अगर तीन राशियां लेते हैं ए बी सी आर इन जीपी, देन तब क्या हो जाना चाहिए? बी स्क्वायर इक्वल ए सी एम्प्लाइज बी इक्वल अंडर रूट ए सी। अर्थात किन्हीं दो राशियों का गुणनफल का वर्गमूल मध्य वाली राशि के बराबर आ जाए, या एक आ जाए कि वो क्या होता है? उन दो राशियों के मध्य एक गुणोत्तर माध्य होता है। तो गुणोत्तर माध्य को क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिक मीन। क्या कहेंगे? तो ज्योमेट्रिक मीन। मीन मीन्स माध्य, अर्थात गुणोत्तर माध्य। संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा? समझ गए होंगे। जीएम तो इंग्लिश में हो जाएगा, हिंदी में क्या होगा? गुरुमाता हो जाएगी। हाँ ठीक है, गुरुमाता हो जाएगी। हाँ, गुरुमाता कौन होती है जानते हो? गुरु की पत्नी, वो कहलाती है गुरुमाता, है? जानते हो? ठीक है, समझदार। तो जीएम क्या करेंगे? जिस वहां पर हम लिखते थे समांतर माध्य को ए, कैपिटल ए, जब हम एन समांतर माध्य एंट्री देते थे किन्हीं दो राशियों के बीच, तो कैपिटल ए से मानते A1 A2 अप टू AN। तो यहाँ पर केवल जी से मानेंगे, G1 G2 अप टू GN। तो एक समांतर माध्य ज्ञात करना है दो राशियों के मध्य, तब तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराओ, वर्गमूल ले लो। परंतु हमें एन समांतर माध्य, तब क्या करेंगे? तब हमें आर की आवश्यकता होगी, वहां पर डी की आवश्यकता होगी। तो चलते हैं आगे, पहले कुछ गुणधर्मों को और जान लेते हैं। यहां से और यहां देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई कितना होगा? 64। अब मिड टर्म को देखिए, 8, क्या उसका वर्गमूल है या उसका गुणोत्तर माध्य है? तो अर्थात मध्य पद अद्वितीय कब होता है? जब विषम पद होंगे। विषम पद होंगे तब प्रारंभ व अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का गुणोत्तर माध्य होता है। कौन? मध्य पद। देख लें, ये पहले नंबर पर है, प्रारंभ व अंत से दोनों का गुणोत्तर माध्य 18 है, गुणा करके वर्गमूल लो, दोनों का गुणोत्तर माध्य उतना ही हो गया, 16 चौक 64, 32 दूनी 64, बात एक ही है। आ रहा है? तो क्या गुणधर्म निकला? वहां पर तो ये था मध्य पद है वो प्रारंभ अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का समांतर माध्य हुआ करता था। यहाँ पर क्या हुआ करता है? गुणोत्तर माध्य हुआ करता है। सिस्टम तो एक ही है ना, सिस्टम समझ में आ गया। किसी गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत समान संख्या जोड़ने से गुणोत्तर श्रेणी नहीं रहेगी। जोड़ के देख लो, जांच कर लेते हैं। आपने एक जोड़ दिया, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? कहाँ है गुणोत्तर श्रेणी? ये क्या हो जाएगा? 9। 5 और 9 का क्या कॉम्बिनेशन? नहीं बनेगी। लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर दो तब गुणोत्तर श्रेणी ही रहेगी। समझ गए ना? मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करोगे? अशून्य से, तब भी रहेगी, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई तो एक ही बात है ना। जैसे 5 का गुणा करना, तो 1/5 का गुणा करना क्या कहलाता है? भाग। अपने आप 5 का भाग हो जाएगा। ठीक है, अब एन गुणोत्तर माध्य एंट्री करते हैं दो राशियों के मध्य। ये समझ में आ गया? ये ही गणित का मुख्य भाग है, डेरिवेशन के नाम से जाना जाता है इसे। अब देखिए, एन गुणोत्तर माध्य हम मान लेते हैं, तो हमने कोई दो राशियां चुनी है, इनके मध्य। हाँ, कहां पर प्रॉब्लम आ रही है? बोलो। एकदम व्हाइट हो रहा है, दिखाई दे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? पढ़ना क्या लिखा हुआ है? ये मोबाइल में दिखाई नहीं दे रहा है? मोबाइल में दिखाई दे रहा है, मतलब जो मेरा बाहर दिखाई दे रहा है।
देखते देख क्या दिखाई दे रहा है। एन मतलब साफ दिख रही है, ये क्लियर है। वहां से पढ़ के बता ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ से नहीं दिख रहा है, इसमें पढ़ के बता। इसमें खड़े होकर पढ़ना पड़ेगा। खड़े हो गए क्या लिखा हुआ है? पुरेत्र श्रेणी और जियोमेट्री प्रोग्रेस। दिख तो रहा है। हाँ दूर से नहीं दिख रहा है। पर मतलब एन बहुत ज्यादा ही बैठा है सर इसमें। दूर से नहीं दिख रहा है। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अगर तुम्हें दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है तो कौन सा दोष माना जाएगा? और निकट की वस्तु सही दिखाई नहीं देती है तब तो उल्टा उल्टा बोलते हैं ना। यस, वो दूर दृष्टि बोला जाता है, वो निकट दृष्टि। तो आपको कौन सा दोष हो गया? मतलब एन क्लियर दिख रहा है सर बहुत। चलो अच्छी बात है। मतलब और देखो तो सर आप देखो तो दिक्कत आ रही है? सही है। ऐसा है इसकी जो है वो बढ़ा दिया रेंज, वाइटनेस बढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं। इधर ब्लैक कहाँ है? अरे नहीं सर, एक जैसा है, ऐसा लग रहा है। इधर से देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो। तुम उधर बैठे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम n गुणोत्तर माध्य एंट्री करा रहे हैं यहाँ पर। कितने? n। तो क्या मानेंगे उनको? G1 G2 अप टू Gn। G1 G2 G3 अप टू Gn B। तब आपको पता चल जाना चाहिए जीपी के अंतर्गत कितने पद हो गए। जीपी हो जाएगी ना। अभी आपको मैंने बताया है प्रत्येक पद गुणोत्तर माध्य होता है तो किसके अंतर्गत किसका गुण है? जीपी का। और मैंने गुणोत्तर माध्य एंट्री कराई है तो क्या होनी चाहिए? जीपी होनी चाहिए। तो आर इन क्या हो जाएगा? जीपी। आर इन जीपी। और ये जीपी में है तो आप बताइए कितने पद हो गए टोटल? n+2। 2 पद बढ़ गए ना। n एंट्री कर रहे हैं तब 2 बढ़ जाएंगे, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो टर्म ऑफ n+2 इक्वल क्या हो जाएगा? b। आपके पास टर्म ऑफ n का फॉर्मूला है, क्या था? जीपी के लिए टर्म ऑफ n क्या था? a r की पावर n-1, यही तो था। तो यहां पर लगाइए तो देखिए a r की पावर कितनी हो जाएगी? n के स्थान पर n+2 यूज कर रहे हो आप, -1 इक्वल b। इससे क्या फाइंड होगा? आपको r का मान फाइंड हो जाएगा। r का मान फाइंड हो जाएगा तो आप G1 G2 अप टू Gn को फाइंड कर पाओगे। और देखना है ध्यान से, r की पावर कितनी रह गई है? n+1 इक्वल क्या हो गया? b/a। इससे r की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी? b/a। बताओ क्या हो? पहले ये बताओ, इसे बाद में देखते हैं। जो आपकी छोटी क्लास की कमजोरी है ना, वो भी तो दूर होनी चाहिए। वो बीमारी बनी रहेगी तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। x² = 4। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हो? कैसे करते हो? अंडर रूट नहीं लगाते हम। नहीं है, मैं अच्छा नहीं लिखा, हम नहीं लगाते, हम पावर लगाते। 1/2। x की पावर मान लीजिए कोई n है इक्वल p है तो x का मान क्या होगा? इसे कहते हैं रूट, मूल। n वो मूल हो जाता है। पावर किस में कन्वर्ट होती है? रूट में, मूल में। ये जो साइन आपका होता है जानते हो ये क्या कहते हैं? इसे रेडिकल साइन। ये रेडिकल साइन, साइन मीन्स चिन्ह, SIG। इसे कहते हैं कर्णी चिन्ह। कर्णी चिन्ह के नाम से जानते हैं, कर्णी चिन्ह। यहां पर ये चिन्ह इस पावर के लिए स्पेशली यूज होता है, आप पावर के लिए, या 2 नहीं लिखा जाता था। लेकिन इसके अलावा कोई और पावर है तो यह शो करनी होगी, आप 3 यहाँ शो करनी पड़ेगी क्यूब रूट को लोगे तो। और कोई भी पावर है, जैसे आपने कहीं पर ऐसे लिख दिया, ऐसे लगा करके, और इसमें आपने लिख दिया यहाँ पर 3/2, यहाँ लिख दिया x, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x की पावर कितनी हो जाएगी बताओ अब?
जब तीन हाँ पलट जाएगी, 2/3 हो जाएगी, राइट। समझ गए ना? तो यहाँ पर आप जानते हो ये यहाँ पावर किसमें चली जाएगी, 1/, पलट जाएगी n+1। ये आपका r का मान आ गया। अब आपको क्या चाहिए, G1 G2 अप टू Gn, जो भी चाहिए बोलो। अब हमें चाहिए G1, क्यों G1 तो सभी को चाहिए, मरना कौन चाहता है? यस। तो देखिए G1 क्या प्राप्त होगा, AR, यही तो है, R का मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ रहे हो, AR, R की वैल्यू कौन है, ये लगा दीजिए यहाँ पर। इसी प्रकार से G2 क्या हो जाएगा, AR²। तो देखिए R की वैल्यू लगाओगे तो A आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, R का मान ये है ही आपके पास B/A की होल पावर 1/n+1। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, A तो रहेगा ही, A B/A की पावर बताओ कितनी हो जाएगी, इसका होल स्क्वायर करेंगे, घाता मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश में मल्टीप्लाई कर लेगी, तो ये हो जाएगी 2/n+1। ऐसे ही आप बढ़ते जाओगे, एट लास्ट n फाइंड करोगे, तब क्या आएगा, A B/A की होल पावर हो जाएगी n/n+1। वही समस्या वहां पर आई थी, वो यहाँ पर आ जाएगी। क्या ये n तो बदलने वाला नहीं है, ये तो गुणोत्तर माध्य जितने एंट्री कराए हैं उनकी संख्या है, ये तो वही रहने वाला है, लेकिन ये बदलने वाला है। आपको 5वां चाहिए, 6वां चाहिए, तो ये नंबर बदलेगा, ये थोड़ी बदलेगा, ये तो पहले से R में शिफ्ट है। समझ गए ना? तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए, केवल R, फिर आप AR जो सा चाहते हो प्राप्त कर लो। क्लियर? तो गुणोत्तर माध्य। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। अब हम जानना चाहते हैं किन्हीं दो राशियों के मध्य हमने समांतर माध्य भी प्राप्त किया, उनका हमने गुणोत्तर माध्य भी प्राप्त किया। तो अब ये देखना चाहते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन है, गुणोत्तर माध्य बड़ा होता है अथवा समांतर माध्य बड़ा होता है, अथवा दोनों बराबर हो सकते हैं, ये हम देखना चाहते हैं। ट्राइकोटोमी नियम जानते हो, किन्हीं दो राशियों की जब तुलना की जाती है तो या तो लेस का साइन या ग्रेटर का या इक्वल का, किन्हीं भी दो राशियों, किन्हीं भी दो संख्याओं के मध्य, किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के मध्य, काल्पनिक के मध्य नहीं, काल्पनिक संख्याओं की तुलना नहीं हो सकती है। -√2 लिखा है या -√5 लिखा है, इनके मध्य में कोई भी साइन नहीं लगाया जा सकता है, ना तो ग्रेटर ना लेस, काल्पनिक है। इक्वल तो यहाँ पर दिख ही जाएगा तुम्हें, अब लगेगा। इसका क्या मतलब है, देखिए लेस ग्रेटर के कंपैरिजन नहीं हो सकता है, छोटा बड़ा देखा जा सकता, जबकि वास्तविक संख्याओं के लिए अवश्य एक साइन रहता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, दो राशियां लेते हैं हम A और B, इनके लिए हम समांतर माध्य को A से मानते हैं, तो समांतर माध्य इनका क्या होना चाहिए, A + B/2 ये होना चाहिए। क्लियर? यही है ना समांतर माध्य। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यही तो होता है, दो राशियां दो का भाग लगता है। गुणोत्तर माध्य को G माना हुआ है तो क्या होना चाहिए, √AB, यही होना चाहिए गुणोत्तर माध्य, अभी देखा है। अब इन दोनों के बीच हम संबंध देखना चाहते हैं, इनमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्या संबंध है। तो आप 9th पास हो, अच्छा 9th पास हो, 9th पास हो तो भी पता चलता है, अच्छा कोरोना में हुए थे, पता चलता है अभी। अब मैं यहाँ से A-G लेकर के चल रहा हूँ, क्या लेके चल रहा हूँ, A-G। अगर A-G का मान धनात्मक प्राप्त होता है तो बताइए A बड़ा है अथवा G, A, राइट। अगर A-G का मान ऋणात्मक आता है तो कौन बड़ा है, G, और अगर 0 आता है तो दोनों बड़ा, तीनों बात पता चल जाएगा, चाहे हम कोई भी लेके चले A-G या G-A, पता चल जाएगा ना। ठीक है, A का मान लगाइए यहाँ से A + B/2 - G का मान लगाइए √AB। अब मेरे साथ बने रहिए, लघुत्तम लेना जानते हो, 2 आएगा, 2 आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, A + B - 2√AB। ऐसे लिख दूंगा तो डर लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है। अपॉन में क्या चलेगा, 2, राइट। अब थोड़े से इंटेलिजेंट हो जाओगे
चेक कर लूं एक बार इंटेलिजेंट हो गए कि नहीं, बाद में बता दूंगा फिर। पहले मैं जांच कर लेता हूँ 9th पास हो के लिए। मैं लिख रहा हूं अंडर रूट ए, पता चल जाएगा मुझे, बी है, बताइए क्या यही है ऊपर लिखा है वो? यही है, क्योंकि इसे मैंने कैसे लिख दिया है, वर्गमूल डाल करके वर्ग बना दिया। इसे भी मैंने वर्गमूल डाल के वर्ग बना दिया। 2x² प्लस y² माइनस 2x बाई x माइनस y का होल। अब बताइए ये राशि स्क्वायर में आ गई, नीचे तो अचर राशि है, 2 का मतलब तो 2 ही होगा और कुछ हो नहीं सकता है। a और b की वैल्यू बदल सकती है, 2 का मतलब नहीं बदल सकता। तो आप बताइए यहाँ पर ये राशि हमेशा कैसी प्राप्त होगी आपको? क्या कभी ऋण की आएगी? क्यों नहीं आएगी? स्क्वायर में है, ये पद कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, 0 तो हो सकता है। a इक्वल b होने पर 0 तो हो सकता है, पर ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो ये टोटल जो हमें फैक्टर फाइंड हो रहा है, ये ग्रेटर देन और इक्वल धनात्मक अथवा 0 हो सकता है, पर ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो इससे क्या प्रूव हो जाता है कि समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा अथवा बराबर, छोटा नहीं हो सकता, बड़ा अथवा बराबर। तो हम डायरेक्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, अतः हम ये कह सकते हैं ए ग्रेटर देन और इक्वल जी। समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य में समांतर माध्य बड़ा हो सकता है अथवा बराबर, छोटा। क्लियर होगी बात? इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन कर देते हैं। चलो क्या क्वेश्चन करते हैं? 2 राशियां हैं आपकी, उनके मध्य समांतर माध्य भी आपको प्राप्त हो रहा है ए, गुणोत्तर माध्य भी आपको प्राप्त हो रहा है जी। ठीक है, समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य दोनों आपको मिल जाए, क्या आप उन राशियों को बता पाओगे? किन्हीं 2 राशियों का समांतर माध्य आपको मिल जाता है, गुणोत्तर माध्य भी आपको प्राप्त हो जाता है, तो क्या उन राशियों को बता पाओगे? जब आपको राशियां मिलती हैं तो आप समांतर माध्य बता पाते हो, गुणोत्तर माध्य भी बता पाते हो, लेकिन आपको ये दोनों मिल जाए तो उन राशियों को कैसे बताया जाए? चलते हैं कैलकुलेशन में आगे बढ़ते हैं। उन राशियों को सबसे पहले माना जाए, क्योंकि यही गणित का नियम है, सबसे पहले जो अज्ञात राशि है उन्हें मान लिया जाता है। क्या मानोगे? a b x y p q, जो भी अच्छा लगे आपको। क्या अच्छा लग रहा है? a b अच्छा लग रहा है, तो माना राशियां a b है, a b है। तब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है a प्लस b इनका समांतर माध्य क्या होना चाहिए बताओ? a प्लस b बाई 2, इसका मान क्या है? a। तो एक इक्वेशन फाइंड हुआ हमें, a प्लस बी इक्वल टू ए इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? तथा दूसरी बात हमें क्या मिल रही है यहां से? अंडर रूट ए बी मिल रहा है यूकल जी। क्लियर? तो यहां से क्या फाइंड होगा हमें? ए बी यूकल स्क्वायर इक्वल बोथ साइड। क्लियर? अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है। मुझे लग रहा है आप 9th पास हो, पता नहीं हो कि नहीं, देख लो। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व भी तो करना है। अब ए और जी का मान तो मिल ही रहा है तुम्हें, तो एक तो आपके पास विलोपन विधि होती है एलिमिनेशन मेथड, आप किसी ए का मान निकाल के या बी का मान निकाल के इसमें लगा दे, द्विघात समीकरण बनेगा, उसे हल कर ले, दूसरा मान ए वन लगा के फाइंड कर ले, तो थोड़ा लेंदी होगा। मैं इसे इजी बनाना चाहता हूँ क्योंकि आप 9th पास हो, इजी बना देता हूँ। तो इन दोनों को सॉल्व नहीं करेंगे तो मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूं, a माइनस बी की वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, क्या यही होती है? क्या यही a माइनस बी है? होल स्क्वायर ऊपर करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab माइनस 2ab बचेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, वर्गमूल फिनिश कर देगा। यही होता है ना, यही वैल्यू है इसकी, यही वैल्यू है इसकी। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा कि a प्लस बी का मान वहां से लगा दूंगा, ए बी का मान यहां से लगा दूंगा, तो मुझे एक इक्वेशन a माइनस बी फाइंड हो जाएगा, तो सॉल्व करने में आसानी होगी।
जिससे मैं क्या कर दूंगा, समान गुणांक विधि का प्रयोग कर दूंगा। तो इससे एक इक्वेशन फाइंड करना होगा। तो क्या फाइंड होगा, देखिए a माइनस बी इक्वल अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का मान क्या है, देखें यहां से 2 है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर माइनस 4 ए बी का मान क्या है, जी स्क्वायर। क्लियर, एक इक्वेशन फाइंड हो गया आपको। थोड़ा सा और सॉल्व कर दूं, a माइनस बी इक्वल ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 है, 4 को स्क्वायर रूट से बाहर लोगे तो 2 रह जाएगा। क्लियर बात, समझ में आ गई यहां तक, 2 रह जाएगा, यहां से अंदर क्या रह जाएगा, तब ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर रह जाएगा, अंदर रह जाता है आपका ए स्क्वायर माइनस। क्लियर, ये इक्वेशन आप मान लेते हो थर्ड। अब आप फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करें सीधा ए बी के लिए। तो क्या कर देना चाहिए अब तुम्हें, फर्स्ट प्लस थर्ड तभी आ जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड के लिए। तो 2a यूकल ऐड कर दो सीधा, तो 2a प्लस 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। 2 तो सीधा लेफ्ट हो गया कॉमन लेके, तो a प्राप्त हो गया आपको सीधा, a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस। कंफर्म। अब आपको क्या कर देना चाहिए, फर्स्ट माइनस सेकंड, तब a साइन चेंज हो जाएगा, लेट्स b का साइन प्लस हो जाएगा, चेंज होके 2b हो जाएगा। तो क्या फाइंड होगा आपको, 2b इक्वल 2a, अब तो इंटेलिजेंट हो जाते, इसी में माइनस लगा दूं, कैलकुलेशन तो यही आएगा ना, फर्स्ट माइनस थर्ड कर रहे हो तो अब तो सीधे इंटेलिजेंट हो जाओ, b इक्वल सीधा फाइंड कर दो, समझ गए ना, केवल यहां माइनस आ जाएगा। तो b इक्वल क्या फाइंड होगा आपको, b इक्वल फाइंड हो जाएगा a माइनस, तो आता है दोनों राशियों को एक साथ लिखूं मैं, तो दोनों राशियां कैसे आ जाएंगी, a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a माइनस जी इंटू, क्यों कोई शक, क्यों नहीं है सर, क्यों कक्षा 8 पास भी तो 8 पास किया है तो आप जानते हो इसके फैक्टर हो गए a माइनस जी और a प्लस, तो ये सीधे फाइंड हो जाएंगे। तो पूरी थोड़ी समझ में आई, अब थोड़ा सा आनंद लेते हैं डेरिवेशन के बाद, देखते हैं तुम्हारी नॉलेज में कितनी वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है, अभी देखते हैं। ये श्रेणी लिखी हुई थी ए आर स्क्वायर, ए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, ये आपका n पद है, इसके अंतर्गत ये nवां पद है, आपका क्या पद है। मैंने प्रारंभ से nवां पद बताया था आपको, कहां से बताया था, प्रारंभ से, टर्म ऑफ n क्या बताया था, ए आर की पावर n माइनस 1। आपको मुझे लास्ट से nवां बताना है, श्रेणी को उल्टा लिख दिया जाए, लिखने की जरूरत क्या है, मान लो उल्टा लिख दिया, तो पहला पद ये बन गया, इसको मैं क्या नाम दे देता हूं, एल, लास्ट टर्म को एल दे देता हूं, लास्ट टर्म को क्या मान लेता हूं, अंतिम पद को एल से मान लेता हूं, ठीक है, अंतिम पद एल से मान लिया मैंने, टोटल एल की वैल्यू ये है। अब बताइए आप अंत से एनवां पद का मान क्या होगा, अंत से एनवां पद टर्म ऑफ एन क्या होना चाहिए, एल, क्यों उसी सिस्टम में चल रहे हो ना आप, सिस्टम तो वही है, प्रथम पद लगाओगे लेकिन प्रथम पद कौन बन गया है, एल, उल्टी श्रेणी देख रहे हो तो एल, सार अनुपात पावर एन पदों की संख्या वही है, एन माइनस 1 ही लगाओगे, परंतु सार अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे समांतर श्रेणी पे क्या प्रभाव पड़ता था, डी की जगह माइनस डी हो जाती है, डी के स्थान पर माइनस डी हो जाता था, तो यहां पर इधर से भाग देने पर आर, तो इधर से भाग देने पर क्या हो जाएगा, अरे भाई 4 में 2 से डिवाइड किया तो 2 आ रहा है, तुम पलट के डिवाइड कर रहे हो तो क्या आएगा, 1/r हो जाएगा, तो सार अनुपात क्या लग जाएगा, 1/r होल पावर तो वही रहेगी n माइनस 1, तो सीधा 1 पे पावर लगने से तो बन ही रहता है, सीधा ये लिख दूं l/r की पावर n माइनस 1, ये फाइंड हो जाएगा। अब एक बात और बताइए, प्रारंभ से आपको लास्ट टर्म मिल नहीं रहा है, अंत से पीवा पद पूछ लिया है, अंत से कोई पीवा पद पूछ लिया है, तब कैसे बताओगे, अंत से पीवा, प्रारंभ का यूज करते हुए अंत से पीवा पद बताना है आपको, तो बताओ इसका मान क्या हो जाएगा। पहले देखो अंत से पीवा पद है वो प्रारंभ से कौन सा पद होगा,
अंश से जिसका नंबर p है n माइनस p प्लस 1 होगा। जानते हो इस बात को? तो इसका यूज करो, तो इसी फॉर्मूले में यूज करो। तो यहां पर पद संख्या n ही तो बदलेगी केवल, a r की पावर n के स्थान पर क्या n माइनस p प्लस 1, माइनस 1 वहां पहले से है, तो क्या रह जाएगा a r की पावर n माइनस p। क्लियर? अंश से p वहां पर सीधा फाइंड हो जाएगा a r की पावर n माइनस p। तो जैसे भी यहाँ क्वेश्चन मिलता है आपको, डिसीजन वैसे ही लो। वहां पर क्या स्थिति है वैसे निर्णय लेना पड़ेगा आपको। तो आज आपको इस टॉपिक के अंतर्गत क्या बताया गया? तो पढ़ाया कुछ नहीं गया, केवल समझाया गया। पढ़ा तो सकते ही नहीं है गणित को, कभी भी समझा सकते हैं। प्रकाश, गुरु का मतलब होता है प्रकाश। अगर आपके पास है वो चीज, आपके पास पहले से है गणित आपके पास, तुमको कहां है? हमारे पास आपके अंदर है ऑलरेडी। गुरु तो एक प्रकाश है, मार्गदर्शक है। जैसे ही प्रकाश डाला, अगर वो है तो सामने आ जाए, तो आपकी समझ में आ जाएगी। अगर आपके पास नहीं है, समझ में नहीं आ सकता है गणित कभी भी, पक्की बात है गणित। तो गुरु एक प्रकाश की तरह है, प्रकाश डालते ही आपको समझ नहीं आने लगता है, यानी वो दिखाई देने लगता है। तो देखिए आपको क्या दिखाई दिया। सबसे पहले हमने देखा गुणोत्तर श्रेणी, ढक्कन ढावाली। लेकिन हमने देखा एक सीक्वेंस ऐसा जिसके किसी पद को एक निश्चित राशि से गुणा करने से आगे बढ़ा जा सके, अगले पद प्राप्त किए जा सके। वो निश्चित राशि क्या कहलाई थी? सार्व अनुपात। क्लियर? उसको हमने आर से रिप्रेजेंट डिनोट किया। उसके संगत क्या फाइंड हुई थी? सीरीज। उस सीरीज को हमने क्या कहा था? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थात श्रेणी। जबकि प्राप्त हुई थी अणावाली। समझ गए ना दोनों में अंतर? तब बनी श्रेणी। अब प्रत्येक जो सीरीज है वो प्रोग्रेशन नहीं होती है, परंतु प्रत्येक प्रोग्रेशन सीरीज होती है। जैसे समझिए आप, सभी प्राइम मिनिस्टर मनुष्य होते हैं, नहीं होते? होते हैं, लेकिन सभी मनुष्य प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते। क्यों? ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि मनुष्यों में से ही तो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टरों से मनुष्य थोड़ी बनते हैं। तो सीरीज से ही तो प्रोग्रेशन बनती है, प्रोग्रेशन से सीरीज थोड़ी बनी है। क्लियर होगी बात? आगे बढ़े तो हमने क्या सीखा? पहले श्रेणी समझी, फिर श्रेणी के लिए एक जनरल टर्म फाइंड किया, व्यापक पद फाइंड किया, मानक रूप उसका देख लिया। जनरल टर्म के बाद हमने n पदों के योगफल के लिए फॉर्मूला फाइंड किया। फिर हमने क्या देखा? गुणोत्तर माध्यमी, जिसे हमने संक्षिप्त रूप क्या लिखा? जीएन लिखते हैं। जब हम नंबर मानते हैं तब केवल G1 G2 तो जीएन मानते हैं। तो हमने बीच बीच में जीवन भी प्राप्त किया है, जीवन आवश्यक था, वो भी चाहिए। ठीक है, फिर G2 अप टू Gn, तो वहां पर हमने ध्यान रखा केवल किसका? R का। R फाइंड करके फाइंड कर लोगे। इसके बाद हमने अंश से nवां पद भी देखा है, अंश से हमने pवां पद भी देखा है। अंश से nवां पद तब देखा है जब हमने लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म में यूज किया है। अंश से pवां तब देखा है जब हमने फर्स्ट टर्म को ही फर्स्ट के स्थान पर यूज किया है। अगर यहाँ लास्ट को यूज कर दूंगा फिर तो सिस्टम ही बदल जाएगा। फिर यहाँ पर एल लगेगा, फिर तो पूरा फॉर्मूला ही बदल जाएगा। फिर ये क्यों करूंगा मैं? फिर तो जो पद है वही लगाऊंगा, लास्ट से ही लगा रहा हूं, फिर तो जो पद नंबर है वही रहेगा। फर्स्ट से नंबर फाइंड करने की जरूरत कहाँ है? उसके लिए तो ये सीधा लग गया। समझ गए ना? नंबर चेंज कब करना पड़ता है? जब आप प्रथम पद को इधर से लगा रहे हो, कहां से? बाईं ओर से, और जबकि पद का नंबर ले रहे हो आप दाईं ओर से, तो आपको नंबर चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूला। लेकिन उसी तरफ वाला कॉमन रेशियो लगा रहे हो तो चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो पूरे आपका जो सिस्टम है थ्योरी का वो समझ में आ गया। यहां पर आपकी 9.3 अर्थात जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ये कंप्लीट हो जाती है। अब जो कुछ भी इसकी कमी है, इसमें क्या समझ में नहीं आया है, ये इसकी थ्योरी लिखाएंगे एक साथ,
अब और क्लियर हो जाएगी, उसके बाद आपके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, क्लियर।